हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। मेरा नाम है गीतांजलि। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज़ ऑफ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक्स। इस सीरीज़ में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके 6th क्लास से लेकर आगे के आप जब भी टेस्ट देते हैं, टेट, टीजीटी, सीटेट और बैंक के एग्ज़ाम, उनके लिए सभी इम्पॉर्टेंट हैं। अभी मैं आपको अपने 2 पेपर दिखाऊंगी जो मैंने क्लियर किए हुए हैं। मेरा पहला पेपर है एचपी टेट का और दूसरा है सी टेट का। ये है मेरा एचपी टेट का पेपर। ये देखिए आप, इसमें हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर घोड़े के अवशेष मिले हैं। प्राचीन भारत में जैन धर्म का प्रसार किसके काल में हुआ था। तो ये क्वेश्चन जो हैं एनसीईआरटी सीरीज से ही लिए गए हैं। और ये पंचशील का सिद्धांत, ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का है। दीन इलाही हिस्ट्री का है। और ये आपको नीली क्रांति, हरी क्रांति, सफ़ेद क्रांति, पीली क्रांति, ये आपके जियोग्राफी के आ जाते हैं। तो आपने देखा कि इस तरह के प्रश्न हमसे परीक्षा में पूछे जाते हैं जो कि हमारी एनसीईआरटी की ही किताबों से लिए गए हैं। मेरा दूसरा पेपर है सी टेट का जो मैंने अभी क्लियर किया है तो 2019 में। इसका पहला प्रश्न है, ये है सोशल स्टडीज़ सेक्शन और इसमें ये पहला प्रश्न है बीसीई का तात्पर्य है। बीसीई स्टैंड्स फॉर बिफोर कॉमन एरा। तो ये देखिए, ये हमारी कक्षा 6 का ही पहले अध्याय का प्रश्न है। इसका अगला प्रश्न है, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। ये भी हमारे पहले चैप्टर में है। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, ये भी हम यहीं पढ़ेंगे एनसीईआरटी में ही। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत, ये जो आपसे पूछा गया है प्रश्न, ये भी हमारी एनसीईआरटी सीरीज़ में आता है। खलजी और तुगलक वंश भी एनसीईआरटी में आते हैं। जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो ये भी आपकी एनसीईआरटी सीरीज़ में आते हैं। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम इन किताबों को थोड़ा डीपली पढ़ते हैं या ध्यान से पढ़ते हैं तो हम अपने ये टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम कक्षा 6 का अध्याय 1 पढ़ेंगे। हमारा पहला अध्याय है क्या, कब, कहाँ और कैसे। रशीदा का सवाल। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। रशीदा एक बच्ची का नाम है। वो अखबार पढ़ रही थी और उसने एक सुर्खी देखी तो उस पर लिखा गया था 100 साल पहले। तो वो सोचने लगी कि ये कितने साल पुरानी है, इतने साल पहले क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो उसके मन में ये प्रश्न उठा है। कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। अगर 1-2 दिन पुरानी बात हो तो हम रेडियो या न्यूज़पेपर के द्वारा पता कर सकते हैं, लेकिन हज़ारों साल पहले क्या हुआ था वो कैसे पता लगाएं, वो हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। इन सब के बारे में हमें जानकारी मिल सकती है। लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। वो ये हम आगे देखेंगे। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। ये देखिए, हमारा यहाँ पहला प्रश्न बनता है कि स्त्री पुरुषों ने या मनुष्य ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को कब उपजाना आरंभ किया
किया था। तो ये कब किया था? लगभग 8,000 पहले। वहाँ आपसे ऑप्शन दी होगी 5,000, 4,000, 8,000। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? 8,000 वर्ष पूर्व। उन्होंने भेड़, बकरी तथा गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। का ये दूसरा प्रश्न भी है कि वो उनके पालतू जानवर कौन कौन होते थे? भेड़, बकरी, गाय, बैल या कुत्ता पालते थे? ये भी प्रश्न पूछा जाता है कई बार। लोग गाँव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। एक प्रश्न आपका ये देखिए, थर्ड प्रश्न बन गया इसी पैराग्राफ से। सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया था? सबसे पहले उत्तर पूर्व में गारो, मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों में। तो ये प्रश्न बना। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। तो हमसे यहाँ पहले कहा गया था उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो ये हमारा उत्तर पश्चिम है, यहाँ पर ये है किरथर और ये है सुलेमान पहाड़ियाँ। दूसरा है उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में, उत्तर पूर्व में गारो, ये रही हमारी गारो पहाड़ियाँ, और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। साथ ही हमारे पिछले पृष्ठ में कहा गया था कि नर्मदा नदी का भी पता लगाओ। तो ये देखिए आप बीच में यहाँ नर्मदा नदी। आइए आगे चलते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4,700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2,500 वर्ष पूर्व हुआ था। आपका एक प्रश्न देखिए ये भी आ गया है यहाँ पर कि गंगा तथा इनकी सहायक नदियों के किनारों पर नगर कब बसना आरंभ हुए थे? तो वहाँ ऑप्शन होगी 500 वर्ष पूर्व, 5,000, 2,500 वर्ष पूर्व, और आपका राइट आंसर है 2,500 वर्ष पूर्व। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जिसे हम आजकल वर्तमान में बिहार कहते हैं, के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा की। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आइए आगे चलते हैं। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? ये हमसे पूछा गया है कि क्यों करते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान पे हम क्यों जाते हैं। तो ये भी इसमें इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था वो। आइए आगे चलते हैं। देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। यहाँ भी आपका प्रश्न आ रहा है कि इंडिया शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो ये हुई थी इंडस से। कहाँ से निकला था ये? इंडस से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2,500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस्त अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। यहाँ भी एक प्रश्न बन रहा है आपका कि 2,500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से कौन लोग आए थे? तो ये ईरानी और यूनानी, और इन्होंने सिंधु को हिंदोस और इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। इन लोगों ने कहा था इसको इंडिया। यहाँ भी कई प्रश्न बन रहे हैं। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। किसके लिए किया जाता था? जो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग थे। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। आपका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ निकल रहा है कि ऋग्वेद की रचना कब की गई थी? कितने हज़ार वर्ष पूर्व की गई थी? तो ये की गई थी 3,500 वर्ष पूर्व। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत के लिए लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। आपसे ये भी पूछा जाता है पांडुलिपियाँ क्या होती हैं? जो हाथ से लिखी जाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? मैन्यूस्क्रिप्ट। क्या कहते हैं इसे? मैन्यूस्क्रिप्ट। ये प्रश्न भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लैटिन शब्द मैनु, जिसका अर्थ है हाथ है,
से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। यहाँ ये चित्र बना हुआ है। ये भी आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैन्युस्क्रिप्ट वाला, और ये कि ये पांडुलिपियाँ कौन से पत्रों पर लिखी जाती थी, कौन सी पेड़ की छाल पे लिखी जाती थी? भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया गया अच्छा लगा हो या कोई कमी हो तो आप ज़रूर बताएं। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।